आइए अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह ने सदन के हंगामे पर क्या कुछ कहा। देखिए हरवंश नारायण सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार नवीन जी, मैं कहूं कि आपसे बातचीत करना हमेशा मेरे लिए एक बड़ा आनंद का और विमर्श को समृद्ध करने वाला विषय होता है। पर एक निवेदन करना चाहूँगा शुरू में ही कि आज आपसे मैं इस देश के कंसर्न सिटीजन के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं लंबे समय तक पत्रकार रहा और राजनीति मेरा पैशन रहा। मैं विद्यार्थी के रूप में जयप्रकाश आंदोलन से जुड़ा और तब राजनीति में आया। फिर मैं पिछले 12 वर्षों से सांसद हूँ। एक सांसद के रूप में शायद मैं पहला आदमी हूँ जो डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद भी संसद के अंदर लगातार कामकाज में बैठता है और शायद ही कभी उपसभापति बनने के बाद गैर हाजिर हुआ हो। पर मैं आज एक नागरिक दर्शक के रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ। इस सत्र के बारे में आपने पूछा। इस सत्र पर अगर मुझे टिप्पणी करना हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यह सत्र कामकाज कितने हुए ये तो घोषित आंकड़े बता रहे हैं। जो आपने कहा कि इतने कामकाज हुए, पर संसदीय लोकतंत्र की साख को खत्म करने, इसे विफल और अविश्वसनीय बनाने, जनप्रतिनिधियों के प्रति समाज में अनास्था पैदा करने, लोकमानस में अनास्था पैदा करने, बल्कि इजाजत दे तो कहूँ कि संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में इस तरह का प्रयास यह है। बिल्कुल मैं जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि मुझे वेदना है। संसदीय लोकतंत्र से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता इस मुल्क के लिए। पर मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने भी हंगामा और इस तरह की बातें की, उनके पक्ष में कुछ बौद्धिक जो चीजें लिख रहे हैं वो खुलेआम अगर लिखें और कहें कि अब फैसला सड़कों पर संसद में नहीं हो, ये बौद्धिक विमर्श अगर इस देश में चले और संसद में इस तरह का अवरोध दिखाई दे, तो मेरे लिए, मेरे जैसे इस देश के करोड़ों नागरिकों के लिए इससे अधिक चिंता की बात नहीं हो सकती। क्योंकि संसद का महत्व क्या है और ये मैं क्यों कह रहा हूं, जब आपसे कह रहा हूं जो कुछ हुआ, जो मैंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद पर एक तरह से बड़ा प्रहार है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 58 में राज्यसभा के सांसदों को क्या कहा था, वो मैं आज कोट बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा व अनुशासन संसद देश के बाकी हिस्सों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ हम जो कुछ भी बोलते हैं, आचरण करते हैं, वही विधायिका राज्यों की, वही जनप्रतिनिधि, वही जनमानस अनुकरण करता है। तो हमारी तरफ लाखों करोड़ों निगाहें लगी हैं। उन निगाहों को रास्ता दिखाने का काम हमारा है। क्या हम इस काम में सफल हुए? आप पूछिए, संसद में जो दृश्य दिखा आपने, हम इस पर खरे उतरे। मैं इस पीड़ा के कारण वह बात कह रहा हूं जो लोकतंत्र की साख पर यह कैसे प्रहार था। गीता के 3 श्लोक में भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं। मैं पूरा श्लोक सुनाता, 21वां श्लोक है, उसी का अनुकरण सामान्य आदमी करता है। महाभारत में वन पर्व अध्याय 312-13 में है एक श्लोक, उसका मैं एक लाइन सिर्फ कह रहा हूं, महाजनो येन गता सुपंथा, यानी जो विशिष्ट लोग, बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं, सामान्य लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। अब आप किस तरह का आचरण कर रहे हैं संसद में? संसद चलने नहीं दे रहे हैं। आपने पूछा संसद चलाने का दायित्व किसका है? संसद चलाने का समान दायित्व सरकार का भी है और विपक्ष का भी है। पर अगर एक भी पक्ष तैयार कर लेके हम चलने नहीं देंगे तो जो दृश्य हुआ वो आपने देखा। अब दूसरा क्यों मैं इस शुरू में जो बहुत मैं अपनी मन की पीड़ा तल्ख रूप में मैंने व्यक्त किया, क्यों किया? संसद मानव सभ्यता ने आविष्कार किया, उसके पहले क्या स्थिति थी समाज की? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रोमन साम्राज्य जिसके हाथ में तलवार था वो चीजों को तय करता था। फिर राजाओं का शासन आपने देखा। तो लोकतंत्र मानव सभ्यता के प्रगति का मंच है, जहां हम संसद में बैठकर संवाद से, बातचीत करके, वोटिंग करके बहुमत से फैसला करते हैं। उसको नॉन फंक्शनल बनाने की कोशिश इस बार आपने देखा। अब मैं आपको बताऊं कि हम क्या अपने पुरखों से सीख सकते हैं। हम संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की पुस्तकें लेकर घूमते हैं, पर हमारा आचरण कैसा है? हमने संविधान की पुस्तकें क्या राहुल गांधी को रेफर कर रहे हैं? जो लोग भी लेकर घूमते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया नवीन जी, पर आज हजारों की संख्या में कुछ लोग हैं जो संविधान लेकर घूमते हैं।
मैं उन सबसे कह रहा हूं, मैं आज किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, हालात पर कह रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान पर चर्चा के दौरान लगभग 2400 संशोधन पेश किए गए और ये देश माने हजारों वर्ष बाद एक हो रहा था। मौर्यों के बाद अगर कहें तो वो मौर्यों से भी बेहतर हमें इस देश को एक सूत्र में पटेल ने बांध कर दिया और उसमें 2400 आपके लगभग संशोधन आए और 395 आर्टिकल पर एक पर भी विरोध नहीं हुआ और मत नहीं पड़ा। 12 सत्रों में 2 साल 11 महीने में लंबी चर्चा हुई नवीन जी। देश अलग अलग संस्कृतियों का, जो इसकी खूबसूरती है, भाषाओं का, संस्कृति का, परिवेश का मुल्क है, पर कभी मत विभाजन की नौबत नहीं आई। संविधान सभा में सब ध्वनि मत से चीजें तय हुई। एक संविधान सभा बनाते हुए यह आचरण था और एक संविधान बन जाने के बाद आज हमारा यह आचरण है। मैं इस आचरण पर सवाल उठा रहा हूं। जो लोग भी आचरण अपनाते हैं उनके लिए क्या उनको मालूम है कि आज की हमारी पहल और भूमिका क्या होनी चाहिए? आपका गुस्सा मैं जानना चाहता हूँ किस पे डायरेक्टेड है? ये सरकार पे भी है या विपक्ष पे है? किस पे डायरेक्टेड है जो आपकी इतनी कुंठा है? जो लोग संसद के कामकाज में अवरोध पैदा करते हैं उनके प्रति है, क्योंकि संसद की कल्पना हमारे लिए लोकतंत्र में मंदिर की तरह है। हमारे देश की नियति को राह दिखाने वाली संस्था है नवीन जी संसद। और आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स क्या है? मैं कुछ निवेदन करूं आपसे कि आज के संसार की हालत क्या और हमारी भूमिका संसद की या विधायिका की या राजनेताओं की, दलों की मेरी दृष्टि में क्या होनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा 21वीं सदी की 2 बड़ी क्राइसिस जिसे मनुष्यता याद रखेगा। पहला कोविड था। कोविड में भी क्या क्या चीज़ें देश में हुई। एक बहुत मशहूर किताब है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हमारे डायरेक्टर थे बलराम भार्गव, गोइंग वायरल, उसको पढ़ना चाहिए। इनसाइड स्टोरी, वैक्सीन वार फिल्म बनी वो भी। और दूसरा है एनर्जी क्राइसिस। यह जो एनर्जी क्राइसिस का दौर है, ये संसार के अलग अलग हिस्सों में जो युद्ध चल रहे हैं, सप्लाई चेन खत्म हो रहा है, उसका है। आप याद करें 140 करोड़ का देश, आपके पास तेल का भंडार नहीं है, आपके पास रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आपके जीवन की जरूरत है। आपके बगल के एक देश में 10-10 घंटे बिजली कटौती की खबर तो आ रही है ना। हमारे यहाँ याद करिए कि 2012 में एक बार 30-31 जुलाई को पीक डिमांड सिर्फ 110 गीगावाट की थी, लेकिन 62 करोड़ लोग 13 घंटे बिजली संकट में रहे। 12 में ग्रिड फेल कर गया। आज आपकी 260 गीगावाट जरूरत है बिजली की, पर क्यों बिजली में ये ग्रिड फेल नहीं होता? क्योंकि बिजली के उत्पादन में आपने माइलस्टोन किया है। आपको याद होगा 2005 से 10 के बीच तेल संकट का एक हल्का सा झटका आया था। ऐसा तेल संकट का झटका नहीं था। उस वक्त के लोगों ने, शासकों ने 1.48 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जो भविष्य की पीढ़ियों को पे करना था। 2022-23 में या 21 में सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया सूद मिलाकर उसका बॉन्ड पे किया, लेकिन आज इस संकट में भी तेल का संकट भारत में वो नहीं है। ये मौका है जब देश के सारे लोगों को, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कहा था कि भाई ये मुल्क पर है तो हम एक शाम खाना छोड़ें, तो ये देश को मिलकर ये चीज़ों को तय करना है। हमारे दौर में तो सत्ता में कई लोग आते जाते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, पर जब भी मुल्क के संकट आए, जैसे आपको याद होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिस पुस्तक का मैंने उल्लेख किया, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, किस तरह से हम टीका बना रहे थे, हमारे ऊपर दुनिया में सवाल उठाए, बड़ी बड़ी वैक्सीन कंपनीज पीछे लग गई। और हमारे लोग क्या कह रहे थे, हमारे पार्लियामेंट के लोग भी बड़े नेता थे, कई उसमें किस तरह से आशंका व्यक्त कर रहे थे। संकट में हमें एक होकर के भारत को बचाना है, ये हमारी। इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो संकट के समय में विरोध नहीं होना चाहिए, हमें मिलकर, जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स की हालत है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। कल ही आपने सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ग्लोबलाइजेशन का दौर पीछे छूट गया। हमारे पास हम क्षेत्रफल में 7वां है, हमारे पास कुछ है नहीं रेयर अर्थ मिनरल और तेलों का भंडार। और मैं एक आपको और बताऊंगा कि दुनिया किस हालत में हमारे लोग जाने। 2026 में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया की टॉप बैठकों में माना जाता है, जो दुनिया की दिशा और दशा तय करने पर चर्चा करती है। उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या कहा,
उनकी बात का 2-3 अंश सुनाना चाहता हूँ। कहा कि द रूल बेस्ड ऑर्डर इज फेडिंग। दुनिया में जो रूल बेस्ड चीज़ें वो खत्म हो गई हैं, एंड द स्ट्रॉन्ग कैन डू व्हाट दे कैन। और जो मजबूत लोग हैं वो दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट। और कमजोर को सफर करना होगा। दैट्स बिल। तो उपाय बताया क्या है? यह भी कहा कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी बनाए बगैर कोई रास्ता आज नहीं है। कल जो प्रधानमंत्री ने आह्वान में कहा कि हमारे 500 बड़ी कंपनियों में, दुनिया की ग्लोबल 500 जो कंपनियां हैं उसमें हमारी कंपनियां हों, टॉप 5 बैंकों में हमारे बैंक हों, इनोवेशन में हम दुनिया में टॉप में हों, ये हमारे अंदर आकांक्षा पैदा करनी पड़ेगी, तब हम इकोनॉमिक पावर होंगे। और इकोनॉमिक पावर नहीं बने तो हमने आपको बताया कि क्या हालत होंगी। ये कारणी कह रहे हैं। एक सवाल और मेरे मन में उठता है, इस इकोनॉमिक पावर की ताकत को दुनिया ने पहचाना। हम 77 से 80 के बीच तक चीन से कई चीज़ों में नवीन जी आगे थे, पर 77-80 से जब चीन ने करवट लेकर के अपनी 5 गुना आर्थिक व्यवस्था कर ली, तो क्या हमारे नेतृत्व वर्ग सो रहा था देश में? आज हमें लौट कर हमारी सारी पीढ़ी को पूछना चाहिए उन लोगों से कि क्यों हमने 2014 के बाद विकसित भारत का सपना देखा। हमारे यहाँ 2000 वर्ष पहले चाणक्य कह गए कि कोष का जो मूल है वो अर्थ है। अगर इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है तो आपका कुछ नहीं। यही बात कारणी कह रहे हैं। और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो कम से कम पार्लियामेंट को तो हमें रहनुमाई करनी है मिल करके। हमारा आशय ये कहने से है।